जो हमारा विषय है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं होती है। पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र। जो ये वर्ड है माइक्रो, ये ग्रीक के मैक्रोस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है स्मॉल, यानी कि सूक्ष्म, जिसमें कि हम सूक्ष्म छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अगर हम अर्थ पढ़ें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी विशिष्ट इकाई, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट उद्योग और विशिष्ट फर्म का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल यूनिट्स। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत फर्म का और किसी व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कहें या विशेषता कहें तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसा कि हमने इसकी मीनिंग में कहा था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का। वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी एक फर्म का, एक व्यक्ति का, एक किसी उत्पादक के उत्पादन का, किसी एक उपभोक्ता की आय का, एक उपभोक्ता के व्यय का। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है छोटे छोटे चरों का अध्ययन। स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटे छोटे चरों का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे चर यानी केवल जैसे कि एक उपभोक्ता है, उसका उत्पादन है, एक उत्पादक, किसी एक जो बिजनेस है, व्यापार है, उसका केवल एक फर्म के उत्पादक का अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें केवल छोटे छोटे चरों का, छोटे छोटे वेरिएबल्स का ही अध्ययन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति पर ही कंसंट्रेट करके उस एक व्यक्ति का, एक उपभोक्ता का, एक उत्पादक का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण।
व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो किसी वस्तु के मांग और पूर्ति के आधार पर, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों का साम्य होता है, उस स्थान पर वहां पर उसकी कीमत का निर्धारण होता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम विभिन्न वस्तुओं की कीमत का निर्धारण भी करते हैं। इसलिए से कहते हैं कि व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की कीमत, उसके मूल्य का निर्धारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व। क्यों हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं? क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमें स्टडी करनी पड़ती है? क्या बेनिफिट्स हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व। Importance of microeconomics. फर्स्ट, अगर हम पहला महत्व देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक, एसेंशियल फॉर होल इकोनॉमी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कैसे आवश्यक है? क्योंकि जब हम पूरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो जब इन छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करके उनके सहयोग के द्वारा ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन व्यक्तिगत इकाई जो है, सारी व्यक्तिगत इकाई मिलकर ही एक समष्टि जो है वो संयोग रूप से बनता है, सभी का मिलकर। तो व्यक्तिगत इकाइयों का जब हम अध्ययन करेंगे तभी हमें सारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होगा। तो सारी इंडिविजुअल यूनिट्स का सहयोग करके ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है पूरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सेकंड है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या अगर हम प्रमुख रूप से कहें तो कीमत निर्धारण व वितरण की जो समस्या है वो अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्या होती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कीमत का निर्धारण करते हैं। तो साधन की कीमत जो है वो
मांग और पूर्ति के आधार पर हम साधन की कीमत का निर्धारण करते हैं कि किस साधन की कितनी कीमत होगी। अब साधन यानी भूमि है, पूंजी है, मजदूरी है, लगान है, ये सब साधन है। इन साधन की पूर्ति जो है, इन साधन की जो कीमत है वो क्या रहेगी। तो आर्थिक समस्या जो है वो मूल रूप से अगर हम प्रमुख कहें तो कीमत निर्धारण की समस्या, और कीमत निर्धारण हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कीमत का निर्धारण करते हैं मांग और पूर्ति के आधार पर। जहां पर मांग और पूर्ति दोनों साम्य होती है, इक्विलिब्रियम होता है, उस पॉइंट पर कीमत का निर्धारण होता है। इसलिए अगर मुख्य रूप से हम कहें तो कीमत निर्धारण की जो समस्या है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हल हो सकती है। थर्ड है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज। हेल्पफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरह की आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं तो उन आर्थिक नीतियों का प्रभाव जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या हो रहा है उसका अध्ययन करके ही आर्थिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तो एक देश में विभिन्न तरह की आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी आर्थिक नीति होती है देश के विकास के लिए, पर उन आर्थिक नीति का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। तो उन व्यक्तिगत इकाइयों पर उस प्रभाव का अध्ययन करके ही हम आर्थिक नीति का निर्धारण कर सकते हैं। फोर्थ है व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक decisions of individual units। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में भी मदद करता है। इसके अंतर्गत जो है वो प्रत्येक उपभोक्ता जो है वो ये चाहता है कि उसके सीमित साधनों से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत उपभोक्ता की आय और व्यय कितना है उसके आधार पर वो उसको आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है कि उसकी जो है वो कितनी अपनी आय के अनुसार उस आय से कितना खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल यूनिट्स को हेल्प करता है उनके इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो इम्पोर्टेंस है वो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर होल इकोनॉमी, आर्थिक समस्या के निर्णय में सहायक है, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक है, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटर्मिनेशन, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक है, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अगर अर्थव्यवस्था में महत्व है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं भी हैं, जिससे कि हम ये नहीं कह सकते कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा हम पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहला है केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण। केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ ओनली माइक्रो एक्टिविटीज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल विशिष्ट इकाइयों, विशिष्ट कार्यों का ही विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं हम। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल हम इंडिविजुअल यूनिट्स, केवल विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग का ही अध्ययन किया जाता है। तो केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण करके हम सामूहिक का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं पूरे देश की अर्थव्यवस्था का। तो किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करके हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल हम इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, सामूहिक का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जब तक हम समग्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। सेकंड है अवास्तविक मान्यताएं। अनरियल assumptions। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। कुछ मान्यताएं ऐसी है जो कि काल्पनिक है। अगर हम सत्यता देखें तो सत्य में वास्तविक रूप से वो मान्यताएं जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, वो उचित नहीं है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो सही कार्य कर सकता है, जो कि एक काल्पनिक है। पूर्ण रोजगार की स्थिति देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है कि वहां पर पूर्ण रोजगार हो, कोई भी बेरोजगार ना हो। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो कि एक अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति संभव नहीं है। थर्ड है कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त। आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त, अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो हम कह सकते हैं कि उन आर्थिक समस्याओं के लिए ये उचित नहीं है। जैसे कि हमारे देश में कुछ आर्थिक नीतियां हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति है, राजस्व नीति है, आयात निर्यात नीति है। उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, उन इकोनॉमिक समस्याओं का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा नहीं कर सकते। तो मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। समग्र का अध्ययन करके ही उसके प्रभाव को हम जान सकते हैं। इसलिए कुछ आर्थिक समस्याएं
के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो अनुपयुक्त है। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करके उन सब नीतियों का, उनका प्रभाव का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं। इट डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट फर्म का, विशिष्ट व्यक्ति के उत्पादक का, उपभोक्ता, एक विशिष्ट उपभोक्ता की आय का, व्यय का, बचत का। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अनुसार किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है वो उचित हो, पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर वो लागू नहीं हो सकता। जिस तरह से हम कहेंगे कि एक उपभोक्ता जो है उसके लिए बचत करना उचित है, पर अगर पूरे देश के लिए अगर हम सोचे तो पूरे देश के लिए अगर बचत करना हम मानेंगे तो वो उचित, देश के विकास के लिए उचित नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर तो लागू होती हैं, पर अगर हम समग्र के लिए सोचें तो वो समग्र के लिए लागू नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है। ये केवल जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी स्टडी करता है ना। तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं थी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ओनली माइक्रो एनालिसिस। सेकेंड है अवास्तविक मान्यताएं, अनरियल एजम्पशंस पर बेस्ड है ये। कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फोर्थ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं, इट डज नॉट स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। तो एक बार मैं पूरा रिविजन करवा देती हूँ कि हमने आज जो है वो क्या क्या पढ़ा है इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने जो है वो देखा था कि अर्थशास्त्र की दो ब्रांचेस होती हैं, आर्थिक विश्लेषण की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं, फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और नेक्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।